जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक कक्षा 7 जियोग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसी क्रम में जो हमारा आज चैप्टर है वो है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि जो हमारे बहिर्जनित बल है और जो अंतर्जनित बल है उससे हमारे स्थल रूप पर, जो हमारी भूप्रपटि पर, जो स्थल मंडल पर कैसे परिवर्तन होते हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको PDF रीड कर सुनाते हैं, फिर उसके आपको लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको नोट्स और MCQ भी करवाए जाते हैं। हालांकि MCQ जो हम करवाते हैं वो प्री के हिसाब से नहीं होते, वो इसी बुक्स के होते हैं। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में आप जब आप करते हो तो इससे आपको चैलेंज होता है कि आप जो चैप्टर में अभी रीड करके आए हो पर क्या आप उसका जवाब दे पा रहे हो या नहीं। यदि आप दे पा रहे हो तो फिर आप प्री में भी आंसर दे पाओगे जब आप 6 to 12 कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड करोगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अपना ध्यान चैप्टर पर केंद्रित रखिएगा, हर लाइन को समझने की, उसकी विषय वस्तु समझने की कोशिश करिएगा और अंत में जब हम MCQ कराएंगे तो उसका झट से आपको जवाब आए, आप उसका आंसर दे पाएँ, इतना मतलब कि माइंड सेट बनाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो भूप्रपटि है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। पृथ्वी पर 2 ही चीज़ें हैं। पहली तो जो ऊपर की जो बाहरी दृश्य है उसमें एक तो पृथ्वी है, यानी उभरा हुआ भाग जहाँ पर मानव का निवास है, और दूसरा है हमारा जल। तो जो हमारे उभरा हुआ भाग जहाँ पर मानव का निवास है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, वो स्थल मंडल है। ठीक है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको जो जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। अब जो स्थल मंडलीय प्लेट है ना, जिस पर मानव निवास करता है, वो धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी बहुत ज़्यादा धीमी गति से। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अब देखो, जो स्थलमंडलीय प्लेट है जो घूमती क्यों रहती है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, पिघला हुआ मैग्मा है में उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है वृत्तीय रूप में। तो इसी कारण क्या हो रही है, हमारी स्थलमंडलीय प्लेट भी गति कर रही है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। तो अब क्रियाकलाप समझते हैं। इस तरह क्या है, जो हमारा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है वो भी गति करता रहता है। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर, यानी जो गर्म करने वाला उस पर रखकर गर्म करें। ठीक है, आधा भरा हुआ जग लिया है और उसमें क्या रखा है, बीकर में एक गोली रख दिया रंगीन। अब उसे गर्म किया है जल को। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। नीचे से जब उबाल आता है तो गर्म जल की जो परतें हैं वो बाहर आती हैं। जब जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है। जैसे उबाल आता है, नीचे की जो गर्म जल है वो ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा जल नीचे जाता है। अब ऊपर का जल उबाल आकर ऊपर आएगा तो गोली इसके साथ ऊपर आ रही है, और ऊपर का जो ठंडा जल है वो जब नीचे का जल ऊपर आता है तो नीचे खाली जगह होती है, तो उस स्थान को भरने के लिए ऊपर का जो ठंडा जल होता है वो नीचे जाता है। ठीक है, और इस तरह क्या होता है, अभी गर्म जल ऊपर आता है और ठंडा जल नीचे जाता है, और इससे क्या होता है, गोली ऊपर नीचे मूव करती है। ठीक है, और ठंडे पानी की परतों के साथ जो है गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की इसी स्थल मंडलीय गति के कारण, जो कि पिघले हुए मैग्मा के वृत्तीय रूप में गति करने के कारण होता ही है। ठीक है, उसी गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, ठीक है, उन्हें अंतर्जनित बल यानी एडोजेनिक
फोर्स कहते हैं एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब तक आपको स्थलमंडलीय प्लेट की गति के कारण बता दिए, जो कैसे गति करती है, क्रियाकलाप के द्वारा यह समझा दिया। फिर आपको बता दिया कि इस गति के कारण क्या होता है, हमारे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और परिवर्तन दो बलों से होता है। एक बहिर्जनित बल के बारे में बता दिया, दूसरा आंतर्जनिक बल के बारे में बता दिया। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक यानी अचानक बिना कोई सूचना नहीं है, पता नहीं है कब आ जाए। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति से। ठीक है, कभी हमें पता होता है भी धीरे धीरे जब परिवर्तन हो रहा है, कभी अचानक ही पृथ्वी पर परिवर्तन हो जाता है अनंतजनित बलों के कारण। ठीक है, भूकंप ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। और देखो, अब ये आकस्मिक जो गति, जो अचानक होने वाली गति के बारे में आपको बताया गया, भूकंप एवं ज्वालामुखी इससे आते हैं। तो अब आपको अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बलों के बारे में पता चला, अचानक आने वाले बलों के बारे में पता चला। अब आगे चलते हैं पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, देखो पृथ्वी की गतियाँ जो एक तो इसमें कि इसके कितने भाग है, दो। एक तो अंतर्जनित बलों से होती है, यानी पृथ्वी के अंतर के बलों से, और दूसरा बहिर्जनित बलों से होती है। ठीक है, अब जो अंतर्जनित बल हैं उसके भी दो प्रकार हैं, यानी आकस्मिक बल जो अचानक आ जाते हैं, जैसे जिसकी वजह से, जिस बल की वजह से अचानक पृथ्वी पर परिवर्तन आ जाता है, इसे आकस्मिक बल कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। ठीक है, और पटल विरूपण बल का मतलब है पर्वत निर्माणकारी बल, जो कि धीरे धीरे होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला है, यह क्या है, नव निर्मित पर्वत है। यानी जो हमारी इंडो प्लेट है वो यूरेशिया प्लेट से टकरा रही है, और हर साल 4 सेंटीमीटर जो हमारी इंडो प्लेट है यह यूरेशिया प्लेट के नीचे धंस जाती है। इसका मतलब है कि दोनों प्लेटों के टकराने से जो इसका बीच का भाग है वो पर्वत के रूप में खड़ा हो रहा है, और उसी के नाम हिमालय है। ठीक है, और पर्वत का जो हिमालय पर्वत का निर्माण है वो इतने सालों से चला आ रहा है, और आज भी उसका निर्माण हो रहा है। दूसरा आपको बहिर्जनित बलों के बारे में बताया गया है, अपरोधन और निक्षेपण। ठीक है, ये दो होते हैं। किसके कारण होते हैं, नदी बहता जल की वजह से, पवन की वजह से, समुद्री तरंग की वजह से, और हिमनदी की वजह से। ठीक है, अब आपको जहाँ पर स्थल मंडलीय प्लेट की परिभाषा दी गई है, भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं। ठीक है, आपको इसकी परिभाषा दी गई है, भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। तो आपको इनकी परिभाषा पता चल गई, आप इनकी परिभाषा याद कर लेना। आगे चलते हैं हम ज्वालामुखी। अब आपको जो हमारी आकस्मिक होने वाली गतियाँ हैं उसका एक उदाहरण दिया गया है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, जिसके नाम याद रखना, मैग्मा कोस्ट है। ठीक है, सबसे नीचे जो है। ठीक है, और इधर देख लीजिए, मेंटल से निकल कर आता है लावा। ये लावा कहाँ से निकल कर आता है, मेंटल से। जो मैग्मा कोस्ट है भाई, ऊपर हमारी क्या है, प्रपट्टी है। ठीक है, ऊपर जो पर्वत है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो भूप्रपट्टी है वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है जिससे हम क्रेटर कहते हैं, जहाँ से लावा बाहर आता है। ठीक है, और इसके साथ क्या कहता है, गैस है, राख भी बाहर आती है। ठीक है, और कुछ दूसरे स्थानों से भी क्या होता है भी जो लावा है वो बाहर आता है। इसे हम ये दूसरे स्थान है जो मेन होती है जगह जहाँ से निकलता है उसे निकास जहाँ पर वेट कहते हैं। तो आपको इनके बारे में पता चल गया। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। पहले आपको ज्वालामुखी के बारे में बता दिया गया, अब आपको भूकंप के बारे में बताया जा रहा है। इसी प्रकार जो स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने के कारण क्या, स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर, स्थलमंडलीय प्लेटें हैं वो गति करती हैं, जिससे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, और इस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है।
देख लीजिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये है हमारा उद्गम केंद्र। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है अभी भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है इसे कहते हैं उद्गम केंद्र। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे है ऊपर। अब जस्ट इसके ऊपर जो स्थान है पृथ्वी पर वो हमारा कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अधिकेंद्र से कंपन क्या होता है, बाहर की ओर तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। किसके रूप में करता है, तरंगों के रूप में करता है। ठीक है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो जहाँ पर अधिगमन केंद्र जो जगह दिखाई गई है जहाँ पर सर्वाधिक हानि होती है, सर्वाधिक तेज जो गति से भूकंप आता है, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता में धीरे धीरे कमी होती है। ठीक है, अब ये जो भूकंप है जो तरंगों के रूप में जो आगे बढ़ता है चारों सभी दिशाओं में, वह तरंगे आपको बताई गई हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहली है पी तरंगे, जहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगे, आप नोट्स में देखेंगे, आपको अच्छे समझाया हुआ है। ऐसे तरंगे यानी अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे यानी पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो आगे आपको पीडीएफ में बता दिया जाएगा। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, भूकंप की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आकस्मिक बलों की वजह से होने वाले परिवर्तन है पृथ्वी पर। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। लेकिन हम इनके संकेतों से समझकर, भूकंप आने के संकेतों समझकर हम हानि को कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, दूसरा है तालाब में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है। तीसरा है सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, जहाँ आपको बताया गया है कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। इसमें 971 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। कम से कम 971 छात्रों में 31 शिक्षकों की क्या हो गई थी, मृत्यु की आशंका थी, यानी लगभग हुई थी। आंकड़ा थोड़ा कम ही होता है हमेशा, लेकिन होती है, इतने की मृत्यु तो हो ही जाती है, क्योंकि भूकंप 6.9 यानी काफ़ी तीव्रता वाला था। ठीक है, अब इधर देखिए भी, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। तो भूकंप का मापन किससे क्या किया जाता है, भूकंप लेखी से कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर, रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है। तो जैसा कि जहाँ पर जो भूकंप आया था वो 6.9 का था, तो बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। ठीक, आगे भूकंप के बचाव की तैयारी। तो भूकंप के बचाव की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक दी गई है। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, तो सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में सुरक्षित स्थान पर, जो कि दीवार टूटे ना, जहाँ पर हम आश्रय ले सकते हैं। इनसे दूरी रहे, आग वाले स्थान से दूरी रहे, चिमनी के आसपास ना खड़े हों तथा टूट सकने वाली खिड़कियों तथा दर्पण तथा तस्वीर फ्रेमों से भी दूर रहें। पहले से तैयार हैं, अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, आगे है मुख्य स्थलाकृतियाँ। तो पृथ्वी पर पहले आपको अंतर्जनित बलों के बारे में बताया गया है, अब आपको बहिर्जनित बलों के बारे में बताया जा रहा है। अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अब जो अपक्षय होता है वह, जो अपरदन होता है वह किन कारणों से होता है, तो भूदृश्य पर यानी पृथ्वी पर जल से भी होता है और पवन से, हिम से, विभिन्न घटकों से क्या होता है, क्षय होता है यानी हानि होती है। उसी को हम अपरदन कहते हैं, यानी भूपरपटी की हानि होती है। ठीक है, और वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो
पहले तो अपरदन का जो टुकड़े हैं, जो मतलब कि जो अपरदन करता है वो कारण बताए गए। पहले तो आपको कौन कौन करते हैं, जल करते हैं, पवन करते हैं और हिम करते हैं। फिर आपको बताया गया है कि उस अपरदित हुए पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता कौन है, तो वायु एवं जल आदि जो अपरदित पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, यानी एक स्थान पर जमा कर देते हैं। अपरदन में एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब आपको कार्य बताए जाएंगे, इधर ब्रैकेट में देखते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में क्या है भी जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। आपको यहाँ पर 3 जलप्रपातों के बारे में बताया गया। ध्यान रखें, जे कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। देख लीजिए भी कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, ये है जेवांगा जलप्रपात है। आगे है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जो नदी का जल है, नदी के आपको कार्य बताए गए हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल जहाँ खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ऊपर से सीधा नीचे गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है, जैसा कि आपको नक्शे में दिखाया गया है, यानी डायग्राम में दिखाया गया है। आगे चलते हैं, चित्र में दिखाया गया है। आगे जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, अब जहाँ से नदी जलप्रपात बनाते हुए आगे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जैसे सांप की तरह थी। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। अब जो नदी जब ज़्यादा जो मोड़ लेने लगती है, बड़ा मोड़ लेती है, तो उसे विसर्प कहते हैं, यानी सांप की तरह। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब जहाँ पर ये जो विसर्प हुआ था उसके अगले जो किनारे हैं वहाँ पर क्या होता है, लगातार जो क्या होता है अभी पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे कि मिट्टी वगैरह। ठीक है, निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। ठीक है, जो विसर्प लूप के सिरे हैं वो क्या है, बहुत निकट आते जाते हैं और ठीक है, और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है। ठीक है, और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम चित्र में दिखाया गया है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप पहला काम तो आपको बताया गया चाप झील का निर्माण होता है। नदी के पहला काम उसका जलप्रपात बताया गया। दूसरा काम है उसका चाप झील निर्माण बताया गया। तीसरा कार्य उसका बताया गया बाढ़ आना। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, यानी अपने किनारों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है, यानी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करती है जाए। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं और इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को, जो उत्थित मतलब जो खड़े हुए, जो जिन किनारों के बीच में नदी बह रही है उसे कहते हैं तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर समतल जमीन हो जाती है, वहाँ पर तो नदी ने पहले ही बहुत सारा निक्षेप किया होता है, यानी पदार्थों को जमा किया होता है, तो वहाँ पर क्या होता है अभी ढाल नहीं रहती है इतनी, और वहाँ समुद्र तक पहुँचने पर उसके मुहाने पर क्या होता है कि वह नदी बहुत धीमी हो जाती है, क्योंकि ढलान बहुत कम हो जाती है, तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम वितरिका कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे के निक्षेपण करने लगती है। अब देखो पीछे से वो बहुत तेज भाव से आती है, तो जो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आती है, लेकिन जहाँ पर नदी इतनी धीमी हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर इतनी ढलान वाली ज़मीन नहीं होती है, और जो हमारी नदी है वो अनेक वितरिका में विभाजित हो जाती है और अपने साथ लाए और सारे निक्षेप का यहाँ पर सारे मलबे का यहाँ पर निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है।
अब नदी जितनी वितरिकाओं में विभाजित हुई है वो सभी क्या करते हैं, अवसादों का वो क्या करते हैं, मुहानों का निर्माण करते हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है। तो इससे आपको डेल्टा निर्माण की क्रिया के बारे में पता चला। पृथ्वी आपको नदी की कितने कार्य बताए गए। पहला तो आपको बताया गया जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात में अब नदी के कार्य में पहला आपको जलप्रपात बताया गया। ठीक है, जलप्रपात आप उदाहरण दे सकते हैं कि जो हमारे दक्षिण अमेरिका का जो वेनेजुएला है वहाँ पर एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एवं जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, न्यायागरा जलप्रपात है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या है, भी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो इनके आप उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। फिर आपको बताया गया है कि जो नदी है मैदानी भाग में प्रवेश करती है और वह विसर्प के रूप में बहने लगती है। और विसर्प इतने हो जाते हैं कि उनके जो लूप होते हैं वो एक दूसरे के निकट आने लगते हैं। और जब जो वो सर्प है उससे कट जाता है विसर्प लूप, तो एक चाप झील का निर्माण होता है। तो अब दूसरी क्रिया आपको जो है बताएगी, तो वो चाप झील का निर्माण करती है कौन, नदी। ठीक है, और फिर आपको बताया गया बाढ़ जो है, बाढ़ भी लाती है कौन, नदी। और बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करती है कौन, नदी। और इससे क्या होता है, भी जो हमारा मैदानी भाग होता है वहाँ पर उपजाऊ मृदा आती है, जहाँ पर खेती बाड़ी जो बहुत बड़े स्तर पर होती है। ठीक है, फिर आपको तटबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आपको अंत में डेल्टा निर्माण की क्रिया, वितरिका आदि के बारे में बताया गया। तो नदी के कार्य आपको पता चला कि अब चलते हैं समुद्र तरंगों के कार्य। अब समुद्र में जो तरंगे, जो जल की तरंगे हैं वो बहती रहती हैं, उसके कार्य क्या है। अब समुद्री तरंगे के अपराधन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सी स्थलाकृति, वो तो स्थलीय स्थलाकृतियाँ बना रहे थे, ये तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, यानी जो हमारी पहाड़ी खड़ी होती हैं शैलें, ठीक है, उनसे टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित हो जाती है। अब जैसे जैसे जल उस एक ही जगह पर टकराता जाएगा बार बार, तो वहाँ पर दरार उत्पन्न हो जाती है, जो विकसित हो जाती है। समय के साथ जो बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको समुद्री गुफा कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया। समुद्री गुफा बनी है पहले, ठीक है, और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, और इसे तटीय मेहराब कहते हैं। तो आपको समुद्री गुफा की परिभाषा, तटीय मेहराब की परिभाषा जब बनते कैसे आपको पता लग गया। अब आगे चलते हैं। लगातार अपराधन छत को भी तोड़ देता है, ठीक है, और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। तो आपको स्टेक के बारे में पता चल गया, जो पीछे जो आपको चित्र में दिखाया हुआ, ये हमारा स्टेक है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भ्रूग कहते हैं। तो देखिए समुद्र भ्रूग की परिभाषा देखिए। समुद्री जल के ऊपर क्या होता है, लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो ऊंचे शैलीय तटों को, जो खड़े होते हैं ना जल के ऊपर, जो ऊंचे से हमें शैल दिखाई देते हैं, उन कहते हैं शैलीय तटों को समुद्री भ्रूग कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब कहते हैं समुद्री तरंगे क्या करती हैं, समुद्र के किनारों पर अवसाद जमा करती हैं समुद्र से लाकर, तो उसे क्या कहते हैं, उसे समुद्री पुलिन कहते हैं। तो आपको कितने की परिभाषा जहाँ पता चली, समुद्री तरंगे कौन कौन से कार्य करती हैं, जो समुद्री गुफा का निर्माण करते हैं, फिर जो है तटीय मेहराबा का निर्माण करते हैं, फिर जो स्टेक का निर्माण करते हैं, फिर समुद्र भ्रूगी का निर्माण होता है, फिर अंत में जो है समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपको पता चला समुद्री तरंगों के कार्य। अब आगे जो है वह हिमनद के कार्य। ठीक है, हिमनद मतलब बर्फ की नदी है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपराधित कर देती है। अब देखो जो इसकी जो बर्फ होती है, जो कठोर होती है, और जो अपने नीचे जिसके नीचे समुद्री जो हमारी बर्फ़ की नदी है, इसके नीचे गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को क्या करती है, अपराधित कर देती है, और गुलाशमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपराधन करती है। और इससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों से जो है क्या करती है, भूदृश्य का अपराधन करती है। अब हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जो गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और एक सुंदर झील बन जाते हैं। तो पहला तो आपको नदी के द्वारा बनाई गई चाप झील के बारे में बताया गया। दूसरे प्रकार की झील आपको क्या बताया गया, हिमनद के द्वारा बनाई हुई झील। ठीक है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं।
और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं। अब क्या होता है, जो हिमनद के द्वारा क्या उन कौन से पदार्थ लाए जाते हैं, तो आपको पता है जैसे छोटे बड़े शैले लाए जाते हैं, ठीक है, और रेत लाई जाती है, तलछट लाई जाती है। तो ये क्या होता है, मिट्टी जो होती है जो निक्षेपित होती है, और ये निक्षेप ही क्या कहलाते हैं, हिमनद हिमोड़ कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी नदी के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ जो मलबा था, वो जो मैदानी भाग में फैलता था, तो उसे हम क्या कहलाते थे, जलोढ़ मृदा कहते थे। और इसके द्वारा लाया गया जो मलबा है, इसके द्वारा एक जगह पर जब निक्षेप जहाँ पर जमा कर दिया जाता है, तो इसे हम हिमनद हिमोड़ कहते हैं। इतने फर्क है, इन शब्दों की परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे है पवन के कार्य। तो अब तक आपको कितने कार्य बताए, अब तक आपको सबसे पहले आपको बताया गया स्थलाकृतियों के जो निर्माण में पहले मुख्य स्थलाकृतियों में नदी के कार्य बताए गए हैं, उनके द्वारा बनाए गए इसकी आकृतियों के बारे में बताया गया स्थलाकृतियाँ। फिर आपको समुद्री तरंगों के बारे में बताया गया है, फिर आपको हिमनदी के बारे में बताया गया। आगे आपको पवन के कार्य बताए गए। पवन क्या करती है, पवन भी तो करती है भी बहुत कुछ। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, बालू डिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपको डायग्राम में देख सकते हैं, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप शत्रप के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः शत्रप शैल कहते हैं। शत्रप शैल का निर्माण कौन करती है, पवन करती है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा क्या करती है, जो पवन क्या करती है, जो शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, ठीक है। शीर्ष जो होता है वह बड़ा होता है, जो आधार होता है वह संकीर्ण होते हैं, पतला होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो बालू टिब्बा के बारे में आपको पता चला गया। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे विस्तृत क्षेत्र में, मतलब कि बहुत बड़े क्षेत्र में जब ये बालू कण होते हैं वो निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो आपको इनके बारे में पता चला गया। अब आप देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर। तो इनके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला है, प्लेट क्यों घूमती हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेट घूमती है। दूसरा, बहिर्जनित व अंतर्जनित बल क्या है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अपरदन क्या है भाई। तो भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं, ठीक है। आगे, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है। नदी जब अपने तटों से बाहर बहने लगती है तो निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है और इसे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। अब बालू टिब्बा क्या है। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, जो रेत है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत क्या होती है, गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसको बालू टिब्बा कहते हैं। तो बालू टिब्बा के बारे में पता आगे है। समुद्री प्लेन का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री प्लेन का निर्माण करते हैं। आगे क्या, चाप झील क्या है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। समय के साथ अपरदन या निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप मोड़ नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं, ठीक है। जी चप्प झील नहीं, जी चाप झील है। थोड़ी सी इसमें कम गड़बड़ियाँ हैं, आप इसमें सुधार लेना। आगे है, सिर तो सुनिए तो देता आप कर ही सकते हैं, ठीक है। हिमनद के निक्षेपण को की क्या शक्ल को हिमोड़ कहते हैं। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो ज्वालामुखी होती है, ठीक है। छत्रशैल पाई जाती है। छत्रशैल आपको पता होगा रेगिस्तान में पाई जाती है। चाप झील कहाँ पाई जाती है। तो चाप झील जो है हमारी चाप झील जो है नदी घाटी में पाई जाती है। नदी घाटी में जाएगा इसका। तो अब आपको पता चल गया होगा इनका आंसर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो हमारा आता है नोट्स। तो नोट्स यूपीएससी के निर्देश से बनाए गए हैं, तहजीब से बनाएंगे। आप उनका अपने कॉपी पर उतार लें ताकि आपको इस चैप्टर की पूरे विषय वस्तु समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं नोट्स। तो ये मैं पोज कर देती हूँ दोबारा, आप देख लेना दोबारा से, ठीक है।
और इसे पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। आगे आपको भूकंप के बारे में बताया गया। स्थलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहलाता है और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है तथा सर्वाधिक हानि अधिकेंद्र में ही होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये आपको डायग्राम दिखाया गया, जैसे उद्गम केंद्र और फिर अधिकेंद्र ऊपर जो सतह पर जो उसका निकटतम बिंदु है, ठीक है। और प्लेट सीमा दिखाई गई है। भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है। आगे भूकंपीय जो तरंगें उनके बारे में बताया गया। तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, जो कि इस तरह चलती हैं जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। ऐसे तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें जो कि थोड़ा सा स्लो गति से चलती हैं। फिर आपको एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें बताई गई हैं जो कि सीधी चलती हैं, ठीक है। फिर नोट 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। भूकंप का मापन भूकंप लेखी से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता यदि 2.0 या उससे कम है तो भूकंप का कोई प्रभाव नहीं होता। आगे आपको बताया गया है, यदि भूकंप की तीव्रता 5.0 है तो वस्तुओं की गिरने से क्षति हो सकती है और यदि इसकी तीव्रता 6.0 तीव्रता वाला भूकंप अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। गुजरात के भुज नामक शहर में 26 जनवरी 2001 को 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था। तो 25 अप्रैल 2015 को कहाँ आया था? नेपाल में आया था। और हमारे शहर गुजरात के भुज शहर में कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को आया था, ठीक है। और कितने तीव्रता वाला आया था? 6.9 वाला। प्रभाव क्या हुआ था? शहर में आग लग गई थी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की गई थी। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे और भुज की तबाही हो गई थी। आगे हम मुख्य स्थला करते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। शैलें टूटती हैं तो उससे अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन तथा हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अपरदन आपको अपक्षय का परिभाषा पता चली। पृथ्वी की जो सतह पर जो शैल है उसके टूटने के कारण क्या होता है? वह अपक्षय कहलाता है। अपरदन क्या है? पृथ्वी के भूदृश्य पर जल, पवन तथा हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपरदन कहते हैं। आगे है, अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। यही जो अपरदन होता है ये क्या करते हैं? ये अपरदन, इससे क्या होता है? निक्षेपण होता है। ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। उसमें पहला है नदी के कार्य, ठीक है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अफ्रीका में जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। आगे है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प की परिभाषा पता लगी। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। चाप झील पता चली। पहला निर्माण करी इसका, जो पहला निर्माण करती है जो है जलप्रपात का करती है निर्माण। दूसरा जो है चाप झील का निर्माण करती है। तीसरा, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है और ऐसी मिट्टी या पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है। आगे है, नदी के उठे हुए तटों को तटबंध कहते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। आगे है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। वहाँ पर क्योंकि ढाल बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल समतल हो जाता है, तो नदी की गति बहुत ज़्यादा क्या होती है? धीमी हो जाती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो अब आपको डेल्टा के निर्माण के बारे में पता चला। आगे है, समुद्र तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के बारे में कार्य बताए गए। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित हो जाती है। इनको समुद्र गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। आगे है, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार ही बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं।
तो समुद्री तरंगों के निर्माणकारी जो हैं उनके बारे में, निर्माण कितने होते हैं बारे में बताया गया। पहला समुद्री गुफा का होता है, फिर मेहराब का होता है, ठीक है, और फिर हमारे स्टैक का होता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर ऊंचे उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भूगुन कहते हैं। समुद्र तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब हिमनद के कार्य बताएंगे आपको। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं जो गोलाश्मी मिट्टी तथा पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। हिमनद गहरे गर्तों गार्ज का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है तथा एक सुंदर झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ रेत तथा तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। जे निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो इनकी आपको परिभाषा पता लग रही है ना। अब आगे है पवन के कार्य। तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण होता है। रेगिस्तान में जो स्थलाकृति बनाती है वो विशेषतः पवन ही बनाती है। रेगिस्तान में छतरी के आकार के शैल को क्षत्रप शैल कहा जाता है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन चलने पर जहर रेत को अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जहर रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। आगे है बालू के कण जब विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में फैल जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो अब आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु समझ आ गई होगी। आप इसके नोट्स बना लेना ताकि आपको इस चैप्टर की और गहराई से समझ विकसित हो सके। तो इसके साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।